प्रिय छात्राओं, आप सभी को मेरा नमस्कार और शुभकामनाएं। हमने बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र का पारायण किया था। वह लिखित में भी आपको भेजा जा चुका है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, और उसका वीडियो भी बनाकर आपको भेजा गया था। आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के दूसरे प्रश्न पत्र का पारायण करेंगे। जैसा कि प्रथम प्रश्न पत्र में आपको बताया गया था, प्रथम प्रश्न पत्र में जिस तरह से प्रारंभ के 10 प्रश्न 2-2 अंकों के बताए गए थे, उसी तरह से द्वितीय प्रश्न पत्र में भी प्रारंभ के 10 प्रश्न जो हैं वे 2-2 अंकों के होंगे। 50-50 शब्दों में उनके उत्तर देने हैं, और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 इकाइयाँ हैं, तर्क संग्रह, भारतीय दर्शन, भगवद गीता और लघु सिद्धांत कौमुदी। तो इन 4 इकाइयों में मान लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे बनेगा। तो मान लीजिए तर्क संग्रह है, तो तर्क संग्रह में पदार्थों की व्याख्या है, तो उसमें शुरू में बताया गया है कि पदार्थ 7 हैं। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है वस्तुनिष्ठ में कि पदार्थ कितने हैं, तो आपका उत्तर होगा 7। तो इस तरह से यह एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुआ। भगवद गीता में द्वितीय अध्याय में कितने श्लोक हैं, उत्तर हुआ 72 श्लोक हैं। तो इस तरह से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा। भू धातु का जो लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन बताइए, तो यह उत्तर हो जाएगा भवन्ति। तो इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10 अंकों के 10 होंगे और 2-2 अंकों के होंगे, तो कुल अंक हो गए 20। और इसके बाद 5 प्रश्न आपके 8-8 अंकों के होंगे। 8-8 अंकों के होने का अर्थ हुआ 8 पंचे 40 अंकों का होगा। तो ये एक तरह से आप मान सकते हैं कि न बहुत बड़ा न बहुत छोटा उत्तर होगा। जैसे इसमें मान लीजिए भगवद गीता है, तो भगवद गीता का कोई श्लोक दे दिया गया और उसकी व्याख्या बताएं, तो यह 8 अंकों का होगा। और मान लीजिए इसमें भू है, भू की लोट लकार में मध्यम पुरुष में द्विवचन की सिद्धि है। इस तरह से तर्क संग्रह है, तो तर्क संग्रह का कोई बताया गया कि बताइए गुण कितने प्रकार के हैं। तो उसी तरह से भारतीय दर्शन में यह आए तो यह पूछा जा सकता है कि चारवाक जो हैं, चारवाक दर्शन की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो इस तरह से 8 अंकों के 5 प्रश्न होंगे। तो 8 पंचे 40 और 20 अंक उधर हो गए, तो 40 और 20 60। और अब जो तीसरा भाग होगा, तीसरी इकाई होगी, उसमें वस्तुनिष्ठ और मध्यम दर्जे के प्रश्न न होकर विषयनिष्ठ प्रश्न होंगे। विषयनिष्ठ प्रश्न किसको कहते हैं? जिसमें आपकी अपनी सोच, आपके अपने विचार भी झलकते हों, उसको विषयनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। अंग्रेजी में उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, और उसका सब्जेक्टिव आंसर देना होता है, विषयनिष्ठ उत्तर देना होता है। तो ये 2 प्रश्न होंगे आपके। 4 प्रश्न आएंगे, उसमें से 2 करने होंगे। ये 500 शब्दों का होगा। तो इस तरह से 20 दूना 40, तो 60 और 40 100 अंकों का यह प्रश्न हो गया। एक बार फिर से इसको समझते हैं कि पहले जो 10 प्रश्न होंगे 2-2 अंकों के, वे 20 अंकों के हुए, उसमें कोई विकल्प नहीं है, वे 10 प्रश्न करने हैं आपने। और उसके बाद जो 8-8 अंकों के 5 प्रश्न होंगे, वे 200 शब्दों में करने हैं आपको। वे 7 प्रश्न होंगे, उनमें से आपने 5 करने हैं। और जो 20-20 अंकों के 2 प्रश्न होंगे तीसरी इकाई में, वे 4 में से 2 करने होंगे। तो 20-20 अंकों के हैं, तो 20 दूना 40। तो इस प्रकार से 20, 40 और 40, इस प्रकार 100 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा। अब इसमें 4 इकाइयाँ हैं, तो 4 इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, इसको हम देखते हैं पहले।
तो पहली इकाई में है तर्क संग्रह। तर्क संग्रह क्या है? तो अन्नम भट्ट लिखित यह ग्रंथ तर्क संग्रह जो है, यह न्याय और वैशेषिक दर्शन दोनों का संयोग करके, समाहार करके लिखा गया है, दोनों को मिलाकर लिखा गया। आप सब जानती हैं कि हमारे जो षड दर्शन हैं, 6 दर्शन हैं, उनमें न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा और सांख्य और योग, ये 6 दर्शन हैं। तो 6 दर्शन में से 2 दर्शन जो न्याय और वैशेषिक हैं, इनको मिलाकर यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह ग्रंथ लिखा गया है। अन्नम भट्ट इसके लेखक हैं। पुस्तक का नाम है तर्क संग्रह। तो इसमें 7 पदार्थों की व्याख्या है, फिर उसमें द्रव्य हैं, गुण हैं, कर्म है, समवाय, अभाव आदि, फिर प्रमाण, मीमांसा है, आदि आदि, इस तरह से इसमें चर्चाएं की गई हैं। जो तर्क संग्रह है वह न्याय और वैशेषिक का जैसे बताया गया, न्याय के जो प्रणेता हैं वे गौतम ऋषि हैं और वैशेषिक की जो प्रणेता हैं वे कणाद ऋषि हैं। तो न्याय और वैशेषिक में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मूलतः दोनों एक ही दर्शन हैं। इसलिए एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता हुई जो दोनों के सार तत्व को लेकर चले, और वह काम अन्नम भट्ट ने पूरा किया और उन्होंने यह तर्क संग्रह नाम की पुस्तक लिखी। तो यह तर्क संग्रह जो है, जैसे मान लीजिए इसमें 7 प्रकार के पदार्थों की गवेषणा है, विवेचन है। तो 7 प्रकार के पदार्थ हैं, जैसे द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, अभाव, विशेष और सामान्य। तो इस तरह से जो 7 प्रकार के पदार्थ हैं, फिर उन्हीं पदार्थ में द्रव्य में जैसे पृथ्वी है, जल है, हवा है, अग्नि है, आकाश है, इस तरह से द्रव्यों का वर्णन है। फिर उसी तरह से जाएंगे आगे, प्रमाण क्या है। तो कोई शब्द प्रमाण के बारे में कहता है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में कहता है, कोई अनुमान प्रमाण के बारे में कहता है। तो उन सब प्रमाणों की व्याख्या। फिर उन प्रमाणों में फैलेसी जिसको कहते हैं, या अंग्रेजी में, हिंदी में कहेंगे, जो उसमें आभासी है। अनुमान तो होता है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ उसमें कमी रह जाती है, तो उसको आभासी कहते हैं। तो उसकी भी चर्चा है उसमें। तो एक प्रकार से यह बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको जानने के बाद भारतीय दर्शन के बारे में सामान्यतया छोटी मोटी जो जानकारी जो है, जिससे हम अनभिज्ञ रहते हैं, उसकी तो होती ही है, लेकिन एक प्रकार से दर्शन को समझने का आधार तैयार हो जाता है यदि आप तर्क संग्रह को ठीक से समझ ले तो यह हो गई तर्क संग्रह की बात। दूसरी इकाई है भारतीय दर्शन की विशेषताएं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे 6 दर्शन हैं, लेकिन ये तो 6 दर्शन वे हैं, कौन कौन से? वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। ये 6 दर्शन तो वे हैं जो वेद को प्रमाण मानते हैं, वेद के आधार पर जिनका दर्शन चलता है। लेकिन इसके अलावा 2 दर्शन और हैं, हमारे भारतीय हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे हैं बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। ये वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं, लेकिन एक दर्शन और है जो इनसे अलग है, वह भी वेद को प्रमाण नहीं मानता है, और वह है चार्वाक दर्शन। तो इस तरह से 6 उधर जो वैदिक दर्शन कह सकते हैं, और उनको आस्तिक दर्शन भी कहते हैं, और 3 हो जाएंगे जो नास्तिक दर्शन है, जो वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं, जैसे बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन। तो इस प्रकार से 9 दर्शनों का सामान्य परिचय हमको करना है, जिसमें बताया गया है कि जैसे सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद है, वेदांत का मायावाद है, न्याय दर्शन का की प्रमाण मीमांसा है, वैशेषिक दर्शन का सप्त पदार्थों का वर्णन है,
चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा है, और बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद है, क्षणवाद, और क्या क्षणिकवाद, जैन दर्शन का अनेकांतवाद। तो इन सब से जो विषय है, इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसमें से जो मध्यम जो 200 शब्दों वाला है वह भी पूछा जा सकता है, और इनमें से कोई एक जो है वो विषयनिष्ठ तो होता ही है। जैसे मान लीजिए आए कि सांख्य का सत्कार्यवाद क्या है, वेदांत का मायावाद क्या है, तो ये जो 20-20 अंकों वाले हैं विषयनिष्ठ प्रश्न हैं तीसरी इकाई के, इनमें से एक अनिवार्य रूप से रहने वाला है। तो इसलिए इनकी तैयारी अच्छे ढंग से करनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं नीति शतक पर। नीति शतक भर्तृहरि की रचना है। भर्तृहरि ने 3 ग्रंथ लिखे जो खंड काव्य, एक श्रृंगार शतक, एक नीति शतक और एक वैराग्य शतक। तो श्रृंगार शतक जो है वह उनकी प्राथमिक रचना है, उसमें ज़्यादातर श्रृंगार के वर्णन है, और वैराग्य शतक में वैराग्य का वर्णन है। लेकिन उनकी सबसे लोकप्रिय रचना है वह है नीति शतक। इसमें मूर्खों के बारे में, विद्वानों के बारे में, मित्रता के बारे में, धन के बारे में, विद्या के बारे में, राजा को कैसा होना चाहिए, इस तरह की बातें बहुत ही सुंदर भाषा में और बहुत ही बलपूर्वक, जिसको कह सकते हैं बहुत ही प्रभावशाली ढंग से ये बातें रखी गई हैं। इसलिए भर्तृहरि का जो नीति शतकम है वह एक बहुत ही लोकप्रिय रचना है। इसने ही भर्तृहरि को अमर बनाया है। भर्तृहरि की एक और जो बड़ी बेजोड़ रचना है वह है व्याकरण दर्शन पर वाक्यपदीयम, किंतु वह थोड़ी कठिन रचना है, और वह आप लोग जब आगे संस्कृत पढ़ेंगे तो हो सकता है वह पढ़ने को मिले आपको। लेकिन ये 3 जो रचनाएं हैं खंड काव्य, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, कविता की दृष्टि से और विचार की दृष्टि से वैराग्य शतक को उनका सर्वश्रेष्ठ खंड काव्य माना जाता है, किंतु लोकप्रियता की दृष्टि से नीति शतक बहुत आगे है। उसका कारण है कि जिस जीवन में हम जीते हैं उसी जीवन के बारे में ज़्यादा चर्चा है इसमें, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा हो गया। तो इसमें कुल मिलाकर शतक क्या होता है, शतक में 100 पद्य होते हैं, लेकिन इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, कहीं 104 मिलते हैं, कहीं 109 मिलते हैं, कहीं 120 मिलते हैं। तो सामान्यतया 104 ऐसा मानकर हम चलेंगे नीति शतक के बारे में। इसके बाद चौथी इकाई है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी में जैसा कि आपने मैट्रिक तक यानी 10वीं तक कुछ संस्कृत यदि पढ़ी हो या 12वीं में पढ़ी हो, तो व्याकरण जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत यदि आपने पढ़ा हो तो धातु कहते हैं। धातु मतलब क्रिया, करना, होना, जाना, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया, वह धातु कहलाती है संस्कृत में। तो धातु के बारे में पढ़ना है। तो धातु कौन सी, इसी को तिङन्त प्रकरण कहते हैं। धातुओं के बारे में वो कैसे तिङन्त प्रकरण कहते हैं उसको जब हम इसकी विधिवत कक्षा प्रारंभ करेंगे, यही व्याकरण वाली ही, तब आपको समझाया जाएगा। अभी इसका सामान्य परिचय यह है कि जो क्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं वही है धातुओं के तिङन्त प्रकरण। तो इसमें भू धातु जो है वह बहुत प्रमुख धातु है, इसलिए भू धातु के बारे में सबसे पहले पढ़ा जाएगा। भू धातु में 10 लकार हैं। लकार जैसा कि आप लोगों ने 10वीं या 12वीं में कुछ पढ़ी हो संस्कृत, तो लट लकार, लोट लकार, लृट लकार, लंग लकार और विधिलिंग, ये आपने 5 लकार ही ज़्यादातर पढ़ेंगे। इसके आगे 5 लकार और हैं, लुट लकार, लुंग लकार, लृंग लकार, लिट लकार और आशीर्लिंग। तो 5 और हैं, 5 लकार। लकार मतलब होता है समय, काल। तो जैसे लट लकार है वर्तमान काल में है, लिट लकार है भविष्यत काल में, लंग लकार है भूतकाल में है, विधिलिंग है तो
चाहिए के अर्थ में है, लोट है तो आज्ञा के अर्थ में है। तो इस तरह से हम पढ़ते आए हैं। तो उस ऐसे 10 लकारों में भू धातु को पढ़ना है और 5 लकारों में एध धातु को पढ़ना है, जो कि आत्मनेय पद की क्रिया है। तो 5 लकारों में जो आत्मनेय पद की क्रिया है वह है एध, और वो उसको जैसे हमने 5 लट, लोट, लृट, लंग और विधिलिंग, इनमें 5 लकारों में एध को पढ़ना है। तो और इसके बाद अध, हु, दिव, शु, तुद, रुध, तनु, क्रि और चूर, इस तरह की क्रियाएं और हैं जिनको हमको उन्हीं 5 लकारों में पढ़ना है, लट, लोट, लृट, लंग और विधिलिंग में। तो इस तरह से हमको व्याकरण पढ़ना है। ये एक थोड़ा सा बड़ा हिस्सा है और इसमें समय काफ़ी लगेगा। तो या तो इसको प्रारंभ में ही पढ़ लें या अंत में पढ़ें। यदि आप लोगों की इच्छा होगी तो बीच बीच में भी पढ़ते रहेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को ये बताना आवश्यक है कि 2 प्रकार की धातुएं होती हैं, एक परस्मैपदी और एक आत्मनेपदी। परस्मैपद भी बोलते हैं, आत्मनेपद भी बोलते हैं। तो जैसे कि भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथः, भवामि, भवाव, भवामः, ये तो हो गया आत्मा परस्मै पद की क्रिया। और एधते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधे, एधध्वे, एधे, एधावे, एधसे, एधेथे, एधध्वे, एधे, एधावहे, एधामहे, ये हो गया आत्मनेपद की क्रिया, आत्मनेपद की क्रिया है। तो दोनों के बारे में अपने को पढ़ना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो क्रियाएं हैं उनके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो आज यह जो हमने पाठ्यक्रम पढ़ना जो है उसको पूरा किया गया। पहले हमने प्रथम प्रश्न पत्र को देखा ही है और आज यह द्वितीय प्रश्न पत्र पूरा होता है। तो इसके बाद हम जो प्रथम प्रश्न पत्र का सबसे पहला जो भाग है, पहली इकाई है, वह है कुमार संभव। तो कुमार संभव के चूँकि 8 इकाइयाँ हैं और सप्ताह में 6 ही दिन होते हैं, तो ऐसा करेंगे कि पहले 3 दिन प्रथम प्रश्न पत्र ले लेते हैं, दूसरे 3 दिन द्वितीय प्रश्न पत्र लेते हैं। तो फिर एक इकाई पूरी हो जाएगी, तो फिर दूसरी इकाई प्रथम प्रश्न पत्र 3 दिन और दूसरी इकाई द्वितीय प्रश्न पत्र 3 दिन, ऐसा करके हम पढ़ेंगे। और जो नया टाइम टेबल है उसके हिसाब से आपका समय तृतीय वर्ष का समय 11 से 12 का है, तो उसी समय यह वीडियो बनाकर अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।